हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे नर्सिंग के 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो हम हर एक वीडियो में देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्हाइल असेसिंग अ पेशेंट विथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस द नर्स नोट अ ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस, दिस इज नोन एज। तो इसमें क्या है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के मरीज का आकलन करते समय नर्स क्या देखती है कि नाभि के चारों ओर नीले रंग का धब्बा डिस्कलरेशन देखती है, उसे क्या कहती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कॉलिंग साइन बोलते हैं। जो अम्बिलिकस के चारों ओर जो ब्लू कलर का डिस्कलरेशन हो जाती है उसे हम कॉलिंग साइन कहते हैं। ठीक है, तो ये पैंक्रियाटाइटिस में होता है जिसे कॉलिंग साइन कहते हैं। तो इसमें है कि क्यूलिन का लक्षण कॉलिंग साइन पेट के भीतर होने वाले रक्तस्राव को दर्शाता है। अगर यह नीले धब्बे कमर के दोनों हिस्सों पर हो तो उसे टर्नर साइन कहते हैं। इसमें क्या है कि ये जो कॉलिंग साइन होता है ये हमारे पेट में जब हेमरेज होता है तो उसके कारण हमारे नाभि के चारों ओर ब्लू डिस्कलरेशन होती है जिसे हम कॉलिंग साइन कहते हैं। अगर यह धब्बे कमर के दोनों हिस्सों पर हो तो उसे टर्नर साइन कहते हैं, लेकिन यहाँ कॉलिंग साइन आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच ईसीजी चेंजेस इज कंसीडर द मोस्ट क्लासिक ईयरली इंडिकेटर ऑफ हाइपरकैलेमिया हाई पोटेशियम लेवल। इसमें क्या है कि हाइपरकैलेमिया शरीर में पोटेशियम का स्तर बढ़ना का सबसे क्लासिकल और शुरुआती ईसीजी बदलाव कौन सा होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, टॉल एंड पीक टी वेव। तो इसमें क्या होता है कि जब मरीज को हाइपरकैलेमिया होता है, मतलब कि पोटेशियम का स्तर बढ़ता है, तो सबसे पहले ईसीजी करने पर उसमें लक्षण जो बदलाव दिखेगा ईसीजी में वो टॉल और पीक टी वेव दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पोटेशियम का स्तर बढ़ने पर ईसीजी में सबसे पहले टी वेव लंबी और नुकीली, लंबी मतलब टॉल और नुकीली पीरियड हो जाती है। यही पोटेशियम कम होने पर, मतलब कि हाइपोकैलेमिया होने पर ये यू वेव दिखती है और जब हाइपरकैलेमिया होता है तो ये टॉल और नुकीली दिखने लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आ पेशेंट इज prescribed lithium carbonate for bipolar disorder. The nurse knows that toxic level of lithium can be triggered by deficiency of which electrolyte। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के एक मरीज को लिथियम कार्बोनेट दवा दी जा रही है। नर्स जानती है कि किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर शरीर में लिथियम टॉक्सिसिटी निजाकता अचानक बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सोडियम। तो क्या होता है कि जो सोडियम होता है, अगर सोडियम क्या करता है कि जब लिथियम रासायनिक रूप से सोडियम के समान होता है, जब शरीर में क्या होता है कि जब शरीर में सोडियम की कमी होती है तो क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है वो लिथियम को बाहर निकालने की बजाय शरीर में रोकने लगती है, जिसे लिथियम टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो जब हम किसी को लिथियम टॉक्सिसिटी देते हैं तो उसमें सोडियम के लेवल को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नर्स को ये पता होता है कि अगर किसी को मतलब कि लिथियम कार्बोनेट दी जा रही है तो उसमें क्या होगा कि सोडियम की कमी से हमें लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसलिए हम सोडियम का लेवल देखते रहते हैं अगर किसी को लिथियम दवा चल रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है कि विच यूनिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिफरेंशिएट अ थ्रेटेनेड अबॉर्शन फ्रॉम एन इनवाइबल अबॉर्शन। तो कौन सा विशिष्ट लक्षण थ्रेटेनेड अबॉर्शन को इनएविटेबल अबॉर्शन से अलग करता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, सर्वाइकल ओस स्टेटस। तो इसमें थ्रेटेनेड अबॉर्शन और इनवाइबल अबॉर्शन
अंतर ये है कि जो हमारा सर्वाइकल ओस होता है उसमें इसी सर्वाइकल ओस से ही पता चलता है। अगर अगर क्या होगा कि हमारा सर्वाइकल ओस ओपन होगा, इसमें यही दिया गया है, देखो यहाँ पे कि थ्रेडिंग अबॉर्शन में गर्भाशय का मुंह बंद रहता है, जिसे जिसे से गर्भाशय बचाया जा सकता है, जबकि इन इविटेबल अबॉर्शन में ओस खुल जाता है, जिससे गर्भपात को रोका नहीं जा सकता। तो यही है कि जब हम इसको अलग करने में यही है कि सर्वाइकल ओस को देखते हैं। अगर ये थ्रेडिंग अबॉर्शन में सर्वाइकल ओस क्लोज रहता है, तो जिससे बच्चे को बचाया जा सकता है, बल्कि इन एविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है कि सर्वाइकल ओस ओपन हो जाता है, जिससे कि बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है कि while monitoring a patient receiving a rapid blood transfusion, the nurse notes wheezing, dyspnea and sudden drop of blood pressure. What is the priority nursing action? तो तेजी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को अचानक सांस फूलना, घरघराहट और बीपी कम होने की शिकायत होती है, तो नर्स की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जब मरीज को क्या है कि सांस फूल रही है और घरघराहट की आवाज आ रही है, बीपी कम हो रहा है, तो ये किसके लक्षण है? यह लक्षण ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, गंभीर एलर्जी की ओर इशारा करते हैं। ऐसी स्थिति में नर्स को सबसे पहला काम ब्लड को तुरंत पूरी तरह बंद करना होता है, ताकि रिएक्शन और ना बढ़े। तो यही है कि ये सब जो रिएक्शन है, जो गंभीर सीवियर एलर्जी से रिएक्शन है, तो इसलिए हमें सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को रोकना चाहिए, ताकि और इन्फेक्शन ना फैले, रिएक्शन ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द क्लासिक क्लिनिकल ट्रायल यूज्ड टू डायग्नोज अ पेशेंट विथ विंकर्स एन्सेफेलोपैथी ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म? तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म लंबे समय से शराब पीने के कारण होने वाले वर्निक एन्सेफेलोपैथी के निदान के लिए कौन से 3 प्रमुख लक्षण देखे जाते हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, और थैल्मोप्लेजिया, जिसे अटैक्सिया बोलते हैं, कंफ्यूजन और निस्टेगमा। तो जो लंबे समय तक क्या करते हैं कि शराब का सेवन करते हैं, उनमें जो वर्निक एन्सेफेलोपैथी होती है, उसके 3 लक्षण दिखते हैं। तो इसमें क्या है कि यह विटामिन B1 की कमी, यह बीमारी जो होती है विटामिन B1 की कमी से की भारी कमी से होती है। इसके 3 प्रमुख लक्षण कंफ्यूजन, चलने में तालमेल ना होना, जिसे अटैक्सिया बोलते हैं, और आंखों की मांसपेशियों को कमजोर हो जाना, जिसे ऑप्थेल्मोप्लेजिया बोलते हैं। तो यही है कि अगर कोई लंबे समय तक शराब का सेवन करता है, तो इसमें ये सब लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इन साइकेट्रिक नर्सिंग द डिफेंस मैकेनिज्म वेयर एन इंडिविजुअल redirector their uncapable negative impulse into socially acceptable productive behavior is called। तो इसमें क्या है कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग है, उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी अस्वीकार नकारात्मक भावनाओं को समाज द्वारा स्वीकार और उत्पाद कार्यों में बदल देता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या करता है कि व्यक्ति जो होता है, जैसे कि वो बहुत गुस्सेल वाला है या फिर लड़ाकू टाइप का है, तो वो बॉक्सिंग में जाके या फिर उसमें जाके कबड्डी में जाके वो क्या करता है कि अपने उस गुस्से को वहां पे निकाल देता है, तो जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें यही है कि डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके व्यक्ति अपने मतलब कि अपने बुरे बिहेव को समाज के द्वारा स्वीकार बिहेव में लगा देता है। ठीक है, तो वही है कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म है,
जैसे अत्यधिक गुस्सा करने वाले व्यक्ति का मुक्केबाज या बॉक्सर बन जाना। जब गुस्सा किसी कमजोर पर निकाला जाए तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये है कि हम अपने बॉस को नहीं डांट सकते तो हम घर आके अपने नीचे वाले लेवल के अपने भाई बहन को डांटेंगे, वही है डिस्प्लेसमेंट। और सबमिशन में क्या करते हैं कि जैसे हम ज्यादा, जैसे कि कोई मान लो कि कोई सुंदर नहीं है तो वो क्या करेगा कि वो पढ़ाई में बहुत तेज होके, मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के वो सबमिशन कर लेगा अपने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज कंसीडर द मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक फीचर फॉर ऑफ टेटेनिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टेटेनिक बीमारी का सबसे विशिष्ट और प्रमुख नैदानिक लक्षण है? तो डायग्नोस्टिक फीचर जो है टेटेनिक का वो है कार्पोपेडल स्पाज्म। तो जो टेटेनिक होता है उसमें क्या होता है कि मसल्स में स्पाज्म होने लगता है कि हाथ पैर की मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है, जिसे कार्पोपेडल स्पाज्म कहते हैं। टेटेनिक का सबसे प्रमुख लक्षण है। वैसे तो क्या करते हैं कि टेटेनिक में जो सबोस्टेट और क्रूसोटेस्ट इसके लिए दिए जाते हैं, लेकिन टेटेनिक का वास्तविक शारीरिक रूप से दिखने वाला सबसे प्रमुख लक्षण कार्पोपेडल स्पाज्म मतलब कि हाथ पैरों की मांसपेशियों का गंभीर रूप से अकड़ जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है व्हाट इज द रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर एन इन्फेंट लेस देन 1 year old ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसमें क्या है कि एक शिशु है जो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, में CPR के दौरान चेस्ट कंप्रेशन सीनों को दबाने की अनुशंसित गहराई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, अबाउट 1.5 इंच मतलब 4 सेंटीमीटर। तो जो 1 वर्ष से कम शिशु होता है तो उसमें जो हम 4 सेंटीमीटर 1.5 इंच CPR के टाइम पे उसकी चेस्ट को दबाते हैं। तो यही है कि शिशुओं के लिए कंप्रेशन की गहराई लगभग 1.5 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो उनके सीने के व्यास का 1/3 हिस्सा होती है। वयस्कों के लिए कम से कम 2 इंच होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अ पेशेंट विथ अ हेड इंजरी डेवलप्ड डायबिटीज इंसिपिडस विथ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी रीडिंग शूट द नर्व एंटीसिपेट। तो सिर की चोट के बाद एक मरीज को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है तो नर्स को उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की रीडिंग कितनी मिलने की संभावना होती है? जो इसका आंसर है आंसर नंबर ए 1.002। तो इसमें ये है कि जो डायबिटीज इंसिपिडस का मरीज होता है वो उसमें क्या होता है कि यही है कि डायबिटीज इंसिपिडस में ADH हार्मोन की कमी से बहुत तेज मात्रा में बहुत ज्यादा और बिल्कुल पानी जैसा यूरिन आता है, जिसे यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 1.0052 टू 1.030 से बहुत कम, जैसे कि 1.002 हो जाती है। तो ये इसमें क्या ये इसलिए होता है कि इसमें ADH हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है which cranial nerve is primarily assessed when check a patient pupillary reflex and extraocular eye movement। तो मरीज के प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आंख की पुतली का सिकुड़ना और आंख की हलचल की जांच करते समय मुख्य रूप से किस क्रेनियल नर्व का आकलन किया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, क्रेनियल नर्व थर्ड, जिसे ओक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं। ये जो क्रेनियल नर्व थर्ड होती है ओक्यूलोमोटर नर्व, ये आंख के लिए जिम्मेदार होती है। तो अगर आंख के मूवमेंट को देखते हैं तो इसमें क्रेनियल नर्व थर्ड को देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी क्लिनिकल इंडिकेटर दैट
डिफरेंशिएट प्लेसेंटा प्रीविया फ्रॉम एब्रेसियो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया को एब्रेसियो प्लेसेंटा से अलग करने वाला प्रमुख क्लिनिकल लक्षण क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेसियो प्लेसेंटा को अलग करने में का यही अंतर है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या होता है कि दर्द रहित और चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव होता है, मतलब कि पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग। जबकि एब्रेसिव प्लेसेंटा में तेज दर्द के साथ गहरी लाल रंग की ब्लीडिंग होती है। तो ये जो है ये प्लेसेंटा प्रीविया में को एब्रेसिव प्लेसेंटा से अलग करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है while caring for a newborn immediately after birth the nurse notes a collection of fluid over scalp the cross the suture line. This condition is documented as। तो जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की जांच करते समय नर्स देखती है कि उसके सिर पर फ्लूइड जमा है जो खोपड़ी की सूचर लाइन को पार कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, कैपुट शक्ति देना। तो इसमें जब शिशु के जन्म तुरंत बाद जो नर्स देखती है तो उसमें जो फ्लूइड होता है वो सूचर लाइन को पार कर रहा होता है, तो उसे कैपुट शक्ति देनम कहते हैं। तो ये कैपुट शक्ति देनम सिर की त्वचा पर होने वाली सूजन है जो सूचर लाइन को पार कर जाती है। इसके विपरीत सेफेलोहेमेटोमा में खून जमा होता है जो सूचर लाइन को पार नहीं कर पाता है। जो मतलब कि कैपुट मतलब इसको पहचानने के एक ही कारण है कि कैपुट शक्ति देनम में क्या होता है कि ये सूचर लाइन को पार कर जाती है। जो त्वचा की इन्फ्लामेशन होती है, जो सेफेलोहेमेटोमा होता है उसमें ब्लड जमता है जो सूचर लाइन को पार नहीं कर सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द आइडियल टाइम फ्रेम टू परफॉर्म द अपगार स्कोर असेसमेंट ऑन आ न्यूबॉर्न। तो नवजात शिशु का अपगार स्कोर मापने का सबसे सही समय क्या होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। तो जन्म के तुरंत बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका अपगार स्कोर देखते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि शिशु को 1 मिनट में और 5 मिनट में जन्म की बात करते हैं। इससे शिशु की मतलब कि बाहरी वातावरण में ढलने की क्षमता को देखने के लिए किया जाता है अपगार स्कोर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आप प्रेजेंट वाइल टारगेट सिर्फ बल्कि आई स्टिंग रेसेस फीवर एंड ज्वाइंट पेन विच वेक्टर बॉर्न डिजीज शुड द नर्स सस्पेक्ट। तो एक मरीज के शरीर पर बल्कि आई के आकार की गोल चकत्ते मतलब कि चकत्ते हैं और फीवर एंड ज्वाइंट पेन है। तो इसमें नर्स को किस बीमारी का मतलब कि सस्पेक्ट है कि संदेह होना चाहिए कि इसमें कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर बल्कि आई है और ये रेसेस जो है गोल और लाल चकत्ते हैं तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, लाइम डिसीज। तो लाइम डिसीज जो एक प्रकार से कीड़ा होता है वो उसमें क्या होता है कि बल्कि आई जैसे मतलब की दाने होती है, और जो लाइम का सबसे क्लासिक लक्षण होता है जो टिक के काटने से इंसानों में फैलता है। जो टिक नाम का एक कीड़ा होता है वो काटने से होता है, तो इसे लाइम रोग में जो लाइम डिसीज होते हैं इसमें ये सब देखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग अ लंबर पंक्चर प्रोसीजर। तो लंबर पंक्चर जब करते हैं फ्लूइड को जब बाहर निकालते हैं तो प्रक्रिया से गुजर रहे मरीज के लिए कौन सी पोजीशन उपयुक्त रहती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, लेटरल रिकमेंडेड विथ नी फ्लेक्स टू चेस्ट। तो इसमें सी पोजीशन, तो मतलब कि इसमें जब लंबर पंक्चर करते हैं तो उसमें सी पोजीशन देते हैं और नी को फ्लेक्स कर लेते हैं और चेस्ट के साइड को नी को फ्लेक्स कर लेते हैं और चेस्ट को अंदर की तरफ कर लेते हैं, जैसे कि बच्चा रहता है ना यूट्रस में उसी टाइप की पोजीशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये करवट दिलाकर घुटनों को छाती तक मोड़ा जाता है, जिससे ये क्षैतिज स्थिति में रीढ़ की हड्डियों के बीच की जगह को बढ़ा देता है, जिससे L3, L5 और L3, L4
या L4 L5 के बीच सुई डालना आसान हो जाता है, जिससे हम नंबर पंचर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विच यूनिक सिम्टम्स इज कंसीडर अ क्लासिक हॉलमार्क साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस इन इन्फेंट। तो शिशुओं में पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल और सबसे विशिष्ट लक्षण कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, नॉन बोलस। तो इसमें क्या होता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में शिशुओं में क्या होता है कि जो हमारा पाइलोरिस होता है स्टमक का लास्ट वाला पार्ट, तो उसमें मतलब कि वो कॉन्सिस्ट हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि हम जो बच्चा फीडिंग करता है तो वो दूध को डाइजेस्ट करने के लिए नीचे नहीं जा पाता है इंटेस्टाइन में, तो क्या होता है कि बच्चा तेज फोर्सफुली वॉमिटिंग करता है, जिसे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, बोलते हैं। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का लक्षण है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड थेरेपेटिक सीरम लेवल रेंज फॉर अ पेशेंट टेकिंग डाइजेक्सिन। तो डाइजेक्सिन दवा ले रहे एक मरीज के रक्त में इस दवा का सामान्य उपचारात्मक स्तर लेवल कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 0.5 to 2.0 mg/ml। तो अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ ना तो डाइजेक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसका लेवल बहुत वो होता है, तो इसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर कोई मरीज डाइजेस्टिन ले रहा है तो उसको इसकी जांच बहुत बार बार करनी पड़ती है। तो यही है कि डाइजेस्टिन में थेरेप्यूटिक स्तर 0.5 से 2.0 mg/ml होता है। यदि यह 2.0 से अधिक हो जाए तो इसे डाइजेशन टॉक्सिसिटी कहा जाता है, जिससे दिल की धड़कन गंभीर रूप से कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इसमें है while monitoring a psychiatric patient, a nurse observed that the patient continuously repeated the exact word spoke by the nurse. This symptom is documented as। तो एक नर्स क्या कर रही है कि एक मानसिक रोगी का निरीक्षण करते समय नर्स पाती है कि मरीज नर्स द्वारा बोले गए शब्दों को बार बार हूबहू दोहरा रहा है। इस लक्षण को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आंसर नंबर बी, एकोलेलिया। तो एकोलेलिया में क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो जो साइकेट्रिक मरीज होता है वो भी हमारे शब्द को बार बार दोहराता है, उसे एकोलेलिया कहते हैं। ठीक है, तो एकोलेलिया का अर्थ दूसरे के बोले गए शब्दों को बिना सोचे समझे बार बार दोहराना, दूसरों की क्रियाओं की नकल करने को एकोप्रेक्सिया कहते हैं। तो एकोलेलिया में दूसरों के शब्द दोहराते हैं, बल्कि एकोप्रेक्सिया जो होता है उसमें दूसरे की मतलब की क्रियाओं को निकल करते हैं। जैसे कोई चल रहा है दूसरा भी चलने लगेगा, कोई बैठेगा तो बैठने लगेगा, तो उसे एकोप्रेक्सिया कहते हैं। बाकी जो एकोलेलिया होता है वो दूसरों के शब्दों की नकल करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू द ग्लास्कोकोमा स्केल अ पेशेंट who open eyes to pain make incomprehensible sound and withdraw from pain once receiving a score of। तो ग्लास्कोकोमा स्केल के अनुसार एक मरीज को दर्द देने पर आंखें खोलता है, अस्पष्ट आवाजें निकालता है और दर्द होने पर अपना हाथ पीछे खींचता है। तो इसका कुल कितना स्कोर मिलेगा ग्लास्कोकोमा स्केल में? तो इसमें इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 8 कैसे मिलेगा? तो इसमें ये है कि दर्द पर आंखें खोलना मतलब कि इसमें 2 दे दिया जाएगा, और आवाज अस्पष्ट आवाज निकालना इसमें भी 2, और दर्द के साथ पीछे खींचना मतलब कि 4, कुल स्कोर होगा हमारा 8। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 8 स्कोर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 20 इम्पोर्टेंट MCQ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।